प्राचीन समय की बात है। मृथला के राजा कला और साहित्य के बड़े ही प्रेमी थे। गुण अर्थ की कविताएं तो उन्हें इतनी प्रिय थी कि कवि को मुंह मांगा पुरस्कार तक दे देते थे। आए दिन उनके दरबार में कोई आता और अपनी कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त करता। उन्हीं के राज्य के एक छोटे से गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही निपट गंवार थे। ऊपर से मेहनत वाला काम करना नहीं जानते थे। जैसे तैसे करके उनका गुजारा हो ही जाता था। एक दिन चारों मित्र मंदिर के पास बैठे हुए थे और बहुत ही गहन विचार विमर्श कर रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि खाने के लाले ना पड़े। परंतु क्या किया जाए, यही किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक बोला, हम इसी गांव के मंदिर में पुजारी बन जाते हैं तो फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा तो हमें अपना जीवन यापन करना आसान रहेगा। दूसरा बोला, मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होता है। पुजारी भी ऐसा जो सब पूजा पाठ जानता हो। हम में से ये कोई भी नहीं जानता है। फिर तो हमें साधु बनना चाहिए, मथुरा चलना चाहिए, बस कृष्ण कृष्ण कहना होगा। अरे भाई, हमें खेती करनी चाहिए। चौथा बोला, इससे गांव में ही रहेंगे तो हमारी शादी ब्याह भी हो जाएंगे, फिर बाल बच्चे होंगे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे भोजन की व्यवस्था खुद ही कर देंगे। खेती बहुत ही मेहनत का काम है। हम में से किसी को भी खेती करना नहीं आता है। फिर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों ना हम गवैया बन जाएं। चारों मिलकर ढोलक मजीरा लेकर कीर्तन करते जाएंगे तो लोग खुद ही हमें खाने को दे देंगे। तब दूसरा बोला, अरे तुम सब क्या बेकार की बातें कर रहे हो। मेरे विचार में हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं, जहाँ से भी वह जाता है लोग सर झुकाते हैं और श्रद्धा से कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। यही ठीक रहेगा। परंतु हाथियों को चींटियों से बचाना होता है तो पहले चींटियों का ही काम तमाम करते हैं। यही उत्तम विचार है। पहले चींटियों को मारते हैं तब हाथी लाएंगे। चींटियां कहाँ मिलेंगी? जहाँ मीठा होता है। हमें पहले मीठे का इंतजाम करना होगा। फिर चारों अपने अपने घरों से शक्कर ले आए और यहाँ फैला दिए। शाम तक हजारों की संख्या में चींटियां वहाँ पर इकट्ठी हो गईं। फिर चारों मूर्ख उन चींटियों पर तिल पड़े और अपने पैर पटक पटक कर उन्हें मारने लगे। एक ने गुस्से में कहा, हमारे हाथी की सूंड में घुसेगी। दूसरा बोला, बेचारा कितना तड़पेगा, इन्हें क्या पता इनका क्या बिगाड़ा है। नुकसान तो हमारा होगा और खाओ मीठा। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। एक ग्रामीण ने आश्चर्य से कहा, अरे यह मूर्ख मंडली अपने कदमों को पटक पटक कर क्या कर रही है। पता नहीं इन गवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखे तो सही। गांव वाले उधर आए तो देखा कि मूर्ख मंडली बेजुबान चींटियों को मार रहे थे। तब वह बोला, अरे मूर्ख, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ सकती हैं। यह हमारे हाथी की सूंड में घुस सकती हैं। हाथी कहाँ है? हाथी कहाँ है तुम्हारा जजमान? अभी खरीदा कहाँ है? विचार बना ही रहे थे कि इन चींटियों का ख्याल आया। सोचा इन्हीं से पहले निपट लें। तब वह व्यक्ति बोला, अरे भाई, दर्जनों जीव की हत्या क्यों कर रहे हो? कभी तो मूर्खता के इस आवरण से बाहर आओ। अरे भाई, कुछ भक्ति का काम करो, कुछ मेहनत मजदूरी से पैसे कमाओ।
भाई इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार किया है। तब वह व्यक्ति बोला, अबे हाथी कोई हल्दी की गांठ है, इतना धन है तुम्हारे पास, चारों हक्के बक्के रह गए। धन तो नहीं है फिर हाथी कहाँ से खरीद लेंगे। चारों बैठकर विचार करने लगे। यह बात तो सही है। चारों मित्र इसी उधेड़-बुन में बैठे हुए थे कि हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। तभी उन्हें लाल बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लाल बहादुर के सर पर एक बड़ी सी पोटली थी। वह मस्ती में कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा था। चारों जानते थे कि लाल बहादुर एक नया पुरस्कार और कुछ न कुछ धन लेकर आ ही रहा है। एक ने पुकारा, ओ भैया लाल बहादुर, तनिक इधर तो आओ। कवि महोदय संकेत भाव से उनके पास आए। कवि महोदय ने कहा, तुमने अचानक अकारण पुकारा, अहित तो नहीं कर रहे हो हमारा। एक मूर्ख ने कहा, इस पोटली में पुरस्कार का धन मिला होगा न, और इसको तुम अकेले ही लेकर जा रहे हो। अरे भाई हम चारों में बांट दो। कवि ने दुख जोड़ दी। याद रखो कि राज कवि हूँ मैं, अब सूली पर लटका दूंगा। मानोगे तब अच्छा यह बताओ, एक कविता सुनाने का क्या पुरस्कार मिलता है। यह तो कविता पर निर्भर होता है। कवि ने बताया, कविता गूढ़ अर्थ की हो तो कवि का घर धन से भर जाता है। चारों ने लाल बहादुर को विदा कर दिया। भाई अब तो यही मार्ग सही है धन कमाने का। चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। दूसरा बोला, हम कहाँ से सुना दें, हमको कुछ आता ही कहाँ है। अरे चलो, चलते चलते कविता तो बन ही जाएगी। चारों चल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे परंतु कुछ भी समझ में न आया। रास्ते में चारों एक विशाल गूलर के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। अचानक एक गूलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर गिर गया। वह अचानक बोल उठा, पक्कर गूलर गिर गयो। दूसरा उत्साह से बोला, अरे वाह यह तो कविता हो गई, कुछ और जोड़ने पर तो बन ही जाएगी। चारों उसे एक पंक्ति को याद करते करते आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक औरत पीपल के पत्ते तोड़कर ले जा रही थी। दूसरा मूर्ख बोला, लो पीपरी नारी। तीसरे ने कहा, यह तो कविता की पंक्ति बन गई। एक बगीचे में पहुँचे। वहाँ पेड़ों से टूटकर इतनी जामुन जमीन पर गिर पड़ी थी कि जमीन काली नजर आ रही थी। चारों बिन बिन कर जामुन खाने लगे। एक बोला, कितनी जामुन है, सारा दिन बिने तो भी खत्म नहीं होगा जामुन, अंत न पायो। तीसरा साथी बोला, अरे भाई वह मेरे हिस्से का काम भी हो गया, जामुन अंत न पाई। अरे भाई यह तो कविता बन गई। गूलर पक्कर गिर गयो, लाई पीपरी नारी, जामन अंत न पायो। भाई अब तो बात बनती ही नजर आ रही है। एक मूर्ख बोला, अब तो बस इस चौथे जार को कुछ सोचना होगा। मैं भी सोच लूंगा, कुछ नजर तो आने दो। फिर चारों वहाँ से चल पड़े। अब मिथिला नगरी दिखाई देने लगी थी। चौथा अभी तक कुछ सोच नहीं पाया था। तभी उन्हें दो औरतें लड़ाई करती हुई दिखाई पड़ी। उनमें से एक वृद्धा थी और दूसरी जवान थी। चारों वृद्धा के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी, आपस में झगड़ने का कारण क्या है? वृद्धा बोली, यह तो मेरी बहू है। सास बहू तो आपस में झगड़ा करती ही हैं। तुम अपना रास्ता नापो। चौथा बोला, बरबस ठानी रार। भाई वाह, हमारी तो कविता पूरी हो गई। चलो अब दरबार में चलते हैं। अब चारों मित्र खुशी खुशी दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन चारों की पंक्तियां तैयार हो चुकी थीं।
बस उन्हें दरबार में कविता सुनाने की देरी थी। वे चारों राजमहल में पहुंच गए। चारों मित्र बहुत ही प्रसन्न थे कि वे सब मिलकर एक कठिन काम कर चुके थे। दरबार में बस कविता सुनाने की देरी थी कि राजा उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देगा और वे हाथी खरीद लेंगे। जब चारों दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरी तरीके से सजा हुआ था। मृगला नरेश अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब इन्होंने कहा, महाराज की जय हो। हम चारों संयुक्त कविता के कवि हैं और आज रात दरबार में अपनी बनाई हुई कविता आपको सुनाने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज खुश हो गए। कविता तो उनका प्रिय विषय था। महाराज बोले, अवश्य सुनाइए। महाराज, हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम हाथी खरीद सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। सारे दरबारी यह बात सुनकर हंस पड़े। कवि सभा में पहली बार हुआ था कि कुछ सुनाने से पहले ही पुरस्कार की मांग कर रहे थे। पहले आप लोग अपनी कविता सुनाए तो दरबार में बैठे हुए गोनू झा ने यह बात कही। गोनू झा मिथिला के एक बहुत ही जाने माने विद्वान थे। राजा ने उन्हें खास तौर पर अपनी राजसभा में नियुक्त कर रखा था। गोनू झा ने आगे कहा, महाराज स्वयं आप लोगों की कविता का मूल्यांकन करेंगे, वह किसी पुरस्कार योग्य है अथवा नहीं। चारों कवि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोनू झा समझ गए कि वे कवि तो नहीं हैं, सीधे साधे लोग लगते हैं। वे अपनी कविता की पंक्तियां बोलने लगे। गूलर पक्के गिर गयो लायो पीपरिनार, जामुन अंत न पायो बरबस थानी रार। कविता सुनकर राजा के माथे में बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ में न आया। वैसे तो वह कविता बहुत ही गूढ़ अर्थ की रहस्य अर्थ वाली लग रही थी। महाराज ने कहा, कवियों, क्या इस कविता का अर्थ आप बता पाएंगे? चारों बेचारे एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। गोनू झा बहुत ही दयालु हृदय के आदमी थे। वह उन चारों की भावनाओं को समझ रहे थे। पुरस्कार की अभिलाषा में जाने कितना सफर तय करके वह बेचारे चले आ रहे थे। ज्यादा नहीं तो कम पुरस्कार ही सही उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। इतना सोचकर गोनू झा बोल पड़े, महाराज, यह कविता बड़े ही गूढ़ अर्थ वाली कविता है। यह चारों लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस दरबार में कोई ऐसा महोदय है जो इस कविता का बिल्कुल सत्य अर्थ बता सके। क्यों कवि महाराज, मैंने सही कहा ना? चारों ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ। अब तो मिथिला नरेश उत्सुक होते हुए उस कविता का गूढ़ अर्थ जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, इस कविता का गूढ़ अर्थ क्या है? उन्होंने अपने विद्वान दरबारी की परीक्षा का उचित समय जानकर उन्हें आज्ञा दी कि इस कविता का अर्थ बताएं। सारे दरबारी असमंजस में पड़ गए। दरबारी में से एक ने कहा, महाराज, यह भी कोई कविता है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? यह तो तुकबंदी है। एक अन्य दरबारी बोला, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, यह चारों मूर्ख मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। चारों असली और निपट गंवार है। यह चारों बेकार व्यक्ति हैं और उल्टी सीधी योजनाएं बनाते ही रहते हैं। अब वे चारों भयभीत हो गए। उनके ही गांव के एक आदमी ने उनके विरुद्ध जो बोल दिया था, अब उन्हें इनाम तो क्या मिलता, राजदंड मिलेगा। चारों बेचारे थर थर कांपने लगे। गोनू झा को उन चारों पर दया आ गई। वे बोले, महाराज, मुझे खेद है कि हमारे विद्वान दरबारी अपनी असमर्थता को इतनी मूर्खता का रूप दे रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो क्या
आप इस कविता का अर्थ बताएंगे? पंडित जी, एक विद्वान ने चुटकी लेते हुए कहा। गोनू झा ने कहा, अवश्य महाराज, यह कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्यथा की ओर संकेत करती है। मंदोदरी जो कि रावण की धर्मपत्नी थी। गोनू झा ने कहा, रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने कहा था कि गूलर पककर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल महल गूलर की तरह गिर गया। लो पीपरी नारी, अर्थात कि उसका पति रावण पर स्त्री का हरण करके लाया था। महाराज मंत्र मुक्त हो गए। क्या गुण अर्थ की कविता निकाला था? कविता का गोनू झा ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, जामन अंत न पायो, अर्थात जिन त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र राजा राम के मन के योगी महायोगी भी अंत न पा सके थे। बरबसठानी राग, अर्थात राम पुरुषोत्तम से बरबस से लड़ाई की और वाह वाह अति उत्तम। क्या गुण अर्थ की कविताएं हैं? मिथिला नरेश ने कहा, बहुत ही गुण अर्थ है और बहुत ही संदेशपूर्ण कविता है यह। इन कवियों को हम पुरस्कार में एक हाथी सहित कुछ धन भी दे देंगे। सभी दरबारी सन्न हो गए। एक तो गोनू झा ने उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, दूसरे चारों मूर्ख को पुरस्कार भी दिला दिया था। ऊपर से मिथिला नरेश के मन में गोनू झा का सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। इस प्रकार गोनू झा ने लाचार मूर्खों की मनोकामना पूरी कर दी और दरबार में स्वयं भी सम्मानित हुए। गोनू झा इसी तरह दरबार में आने वाले जरूरतमंद गरीबों आदि के मदद करते थे, इसीलिए वे सभी के परम प्रिय साथी भी थे। वे चारों मूर्ख अपना इनाम लेकर वापस अपने गांव लौट गए और उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद वह मेहनत से अपना जीवन यापन करेंगे।